हाँ जी, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। मेरा नाम है शिवम सक्सेना। आप सभी का स्वागत करता हूँ लर्न विद सुमित यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर हम मॉडर्न हिस्ट्री अपनी कवर कर रहे हैं। क्लास 8 की जो एनसीईआरटी है, ठीक है, उसके 3 चैप्टर हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। आज चैप्टर नंबर 4 को देखते हैं, जिसमें बात करी गई है ट्राइबल सोसाइटीज की, जो आदिवासी लोग होते हैं जो दूर दराज जंगलों के एरिया में रहते थे। और दीकूज स्पेसिफिकली बात की जाती है कि दीकूज कौन होते हैं। ठीक है, दीकूज का मतलब होता है आउटसाइडर, बाहर बाहर के लोग। ठीक है, और साथ ही साथ विजन ऑफ अ गोल्डन एज, ये क्या है तो अभी देखते हैं इस चैप्टर के बारे में। ठीक है, मोस्ट ट्राइब्स हैड द कस्टम एंड रिचुअल्स दैट वर वेरी डिफरेंट दैट वर लेड डाउन बाय द ब्राह्मण्स। अब जितने भी ब्राह्मण्स लोगों ने, आपने देखा है एंशियंट हिस्ट्री की अगर आप देखो तो लेटर वैदिक काल और अर्ली वैदिक काल के अंदर आपके ऋग्वेद लिखे गए, उसी के हिसाब से पूरी आपकी सोसाइटी स्टैब्लिश करी गई, आपका क्लास सिस्टम चला। ठीक है, और हर एक के उनके काम डिसाइड कर दिए गए। ठीक है, जो भी उनका काम होता था, जो भी रिचुअल्स होते थे, जो भी रूल्स होते थे। तो ये जो आदिवासी लोग होते हैं ना, ये जो ट्राइबल लोग होते हैं, इनके थोड़े से अलग होते थे। ये ब्राह्मणिकल रूल्स के हिसाब से नहीं चलते थे। ठीक है, तो इसलिए इनके अंदर इतनी ज्यादा हमें हायरार्की देखने को नहीं मिलती है, जैसे आप सोसाइटीज के अंदर देखते हो। जो आज की सोसाइटीज हैं उसके अंदर तो कास्टिज्म इतना ज्यादा है, कास्ट सोसाइटीज बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो उनके अंदर इतना ये देखने को नहीं मिलता। All those who belong to the same tribe thought of themselves as sharing common ties with the kinship, कि भैया एक ही कबीले में हैं, एक साथ रह रहे हैं सारे के सारे। किनशिप वाला कॉन्सेप्ट है, एक बड़ा जॉइंट फैमिली वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और कॉमन जितने भी रिसोर्सेज होंगे वो सबके लिए कॉमन रहेंगे, सब आपस में ही शेयर करेंगे। नेक्स्ट, अब इसी में आपकी बात करेगी झूम कल्टीवेशन। झूम कल्टीवेशन क्या होता है तो देखो, झूम कल्टीवेशन को इंग्लिश में कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, या स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी कहते हैं इसको। ये क्या हुआ सर, जैसे एक जगह जो भी किसान होगा, जो भी ये आदिवासी होंगे, ट्राइबल लोग होंगे, ये एक जगह नहीं रुकेंगे। पहले एक जगह जहां पर भी जाएंगे, वहां पर जो पेड़ों का ऊपर का हिस्सा होता है उसको काट के नीचे गिरा देंगे और फिर उसमें आग लगा देंगे। ठीक है, आग की वजह से राख होएगी, उस राख को पूरी उस जमीन पे फैला दिया जाएगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत अच्छा पोटाश मिलता है। और जो सॉइल होती है वो फर्टिलिटी बढ़ जाती है उसकी। तो इस वजह यहां से फिर वो क्या करेंगे, यहां पर अपना कल्टीवेशन करेंगे। जब एक बार वो हार्वेस्ट हो जाएगा, जब आपकी जब क्रॉप प्रोडक्शन हो जाएगी, फिर यहां से काट के वो दूसरी जगह जाके रहने लगेंगे और उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर अगली जगह जहां जाएंगे वहां पर भी यही सेम प्रोसेस रहेगा। तो टाइम टू टाइम ये लोग मूव करते रहते थे, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहते हैं, इसी को झूम कल्टीवेशन कहते हैं। ये ट्राइबल लोग किया करते थे, आदिवासी लोग। ठीक है, मोस्टली जो है आपको हिली एरियाज और फॉरेस्टेड एरियाज में देखने को मिलेंगे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर और सेंट्रल इंडिया के अंदर भी। द लाइव्स ऑफ द ट्राइबल पीपल डिपेंडेड अपॉन द फ्री मूवमेंट विद इन द फॉरेस्ट। वही बताया कि भैया अगर आदिवासी लोगों को रहना है तो उनको फ्रीली मूव करना होगा, कहां पर, जंगलों के अंदर। उसी के ऊपर पूरी तरह से वो डिपेंडेंट होते हैं। टू यूज देयर लैंड एंड द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, जितने भी फॉरेस्ट से आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो उन्हीं के ऊपर पूरा इनका जीवन यापन होता है। ठीक है, प्लस ये कुछ कुछ जगह अपनी शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कर रहे हैं। दिस वाज डन ऑन द स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड मोस्टली इन द फॉरेस्ट। ये छोटी छोटी जगह पर किया जाता था, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े एरिया के अंदर कल्टीवेशन करेंगे, ऐसा नहीं था, छोटे छोटे एरिया में करते थे। The cultivators cut the tree tops to allow the sunlight to reach to the ground and burn the vegetation on the land to clear it for the cultivation। वही अभी जो प्रोसेस बताया कि पेड़ों का कुछ ऊपर का हिस्सा काट दिया जाता है, फिर उसको नीचे जला दिया जाता है, और फिर जो राख है उसको पूरा बिखरा के, और वहां से क्या नाम है उसकी, पोटाश जो है वो सॉइल के अंदर मिक्स हो जाती है, तो उससे फर्टिलिटी बढ़ जाती है उसकी। इसके बाद इन मैनी अब हंटर्स और गैदरर्स, एक तो हुए झूम कल्टीवेशन, ये जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं फार्मर सोसाइटी। इसके अलावा अब यहां पर दूसरे तरीके के जो आपके आदिवासी लोग होते हैं वो होते हैं हंटर्स एंड गैदरर्स। मतलब बहुत सारे एरिया में जो आदिवासी लोग, जो ट्राइबल ग्रुप्स हुआ करते थे, वो हंटिंग पर आधारित होते थे, शिकार पर आधारित होते थे कि भैया जब तक नॉनवेज नहीं मिलेगा तब तक नहीं खाएंगे, तब तक जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। तो फिर वो इस तरीके से रहते थे। या फिर गैदरिंग ऑफ द फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो भी फॉरेस्ट के अंदर अलग अलग आपको खाने पीने की चीजें मिल रही हैं, या तो उनको इकट्ठा करते रहते थे। दे सॉ फॉरेस्ट एज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। अब ऑब्वियसली वो उन्हीं के ऊपर आश्रित है, तो वो उनके सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया फॉरेस्ट। तो ऐसे ही खोंड कम्युनिटी वाज अ सच कम्युनिटी लिविंग इन द फॉरेस्ट ऑफ उड़ीसा। तो उड़ीसा के अंदर ऐसा ही एक ट्राइबल ग्रुप है जिसको खोंड बोलते हैं। दे यूज मैनी फॉरेस्ट श्रब्स हर्ब फॉर मेडिसिनल पर्पस। जितने भी जंगलों के अंदर आपको श्रब्स, घास फूस मिलती है, ठीक है, अलग अलग तरीके की जड़ी बूटी मिलती है, उसको ये मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज किया करते थे। और उनको मार्केट्स के अंदर भी बेचा करते थे। ठीक है, उनको मार्केट्स के अंदर भी बेचा करते थे, लोकल मार्केट्स। व्हेन सप्लाईज ऑफ द फॉरेस्ट प्रोड्यूस श्रैंक, ट्राइबल पीपल हैड टू इंक्रीजिंगली वॉन्डर अराउंड टू इन सर्च फॉर लेबरर्स। मतलब कि जब जंगल के अंदर ये सारा रिसोर्स एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा, या ब्रिटिश इनको यूज नहीं करने देगा, तब क्या होगा, तब ये शहर की तरफ बढ़ेंगे कि भैया लेबर ही बन जाते हैं, कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा ना जीवन यापन के लिए। सो बहुत सारे जो ट्राइबल, जो आदिवासी लोग हुआ करते थे, वो लेबर बन गए, चीप लेबर। लेकिन यहीं पर एक हमें एक्सेप्शन देखने को मिला। सेंट्रल इंडिया के अंदर आपकी एक ट्राइब है, एक आदिवासी ट्राइब है जिसको बोलते हैं बैगा।
तो बैगा लोग जो हैं इन्होंने ये कहा है कि भैया हम लेबर नहीं बनेंगे, ये हमारी डिग्निटी के बिल्कुल नीचे है, हम भले ही कुछ भी कर लेंगे लेकिन ये नहीं करेंगे। तो बैगा ट्राइब दे सॉ देमसेल्व्स एज पीपल ऑफ द फॉरेस्ट हु कुड ओनली लिव ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द फॉरेस्ट। तो बैगा ट्राइब ये कहते हैं कि भैया हम सिर्फ और सिर्फ जंगल पे ही आश्रित हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। इट वॉज बिलो देयर डिग्निटी ऑफ ए बैगर टू बिकम अ लेबरर। इसके अलावा दे कंसिडर्ड मनी लेंडर्स एंड ट्रेडर्स एज इविल आउटसाइडर्स एंड दिस कॉज देयर मिजरी। जितने भी मनी लेंडर, शाहूकार जो पैसा उधारी में दिया करते थे, तुम्हारे ठाकुर दुर्जन सिंह जैसे लोग जो पैसा उधारी में दिया करते थे, ठीक है, शेयर क्या नाम है, स्टेक होल्डर्स होते हैं जो तुम्हारे अलग अलग, तो इनकी वजह से एक तो दुखी है सारे के सारे ट्राइबल लोग, दूसरा ट्रेडर्स की वजह से। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रेडर्स, जो व्यापारी आते हैं, इनकी वजह से जो तो आदिवासी लोग होते हैं उनको भी लगता है कि हम भी चलो व्यापारी करने लगते हैं, तो ये अपनी ट्रेडिशनल कल्चर को छोड़ के जा रहे हैं, अपने कल्चर को छोड़ के जा रहे हैं, तो उस वजह से भी दुखी थे ये बेचारे। इसके अलावा एक होते हैं एनिमल हर्डर्स। एनिमल हर्डर मतलब जो अलग अलग ऐसे कुछ कुछ सेक्शन आपके ऐसी ट्राइब्स, ऐसे आदिवासी सेक्शन जो जो आपके एनिमल्स होते हैं उनको पालतू पोषण करती है, उनको पालती है, ठीक है, तो उन्हीं को बोलते हैं एनिमल हर्डर्स। मैनी ट्राइबल ग्रुप लिव्ड बाय हर्डिंग एंड रियरिंग एनिमल्स। हर्डिंग एंड रियरिंग का मतलब होता है बहुत सारे जानवरों को पालन पोषण करना और उन्हीं की फिर पॉपुलेशन बढ़वा देना, उसी को बोलते हैं रियरिंग। उससे क्या होगा, इनकी जो देखो जो कैटल्स होती है ना, इनकी पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली बहुत बढ़िया तेजी से राइज करती है। तो होता क्या है कि उसको फिर बेचने के काम आ जाएगा। जैसे शिप्स की रियरिंग करवा दी तो बहुत सारी शिप्स हो जाती है, तो फिर उससे आपका कॉटन वूल आ जाएगा, वुलन क्लोथ्स बनने लगेंगे, तो वो भी काम का है। और प्लस बाकी जो गोट्स वगैरह होती हैं उनकी कराई जाती थी ताकि आगे आपका मीट के रूप में यूज किया जा सके या मिल्क प्रोडक्ट्स के रूप में यूज किया जा सके, ठीक है। तो इन सब चीजों की वजह से ये अलग से कुछ कम्युनिटीज हुआ करती थी और एक सीजन से दूसरे सीजन ये अलग अलग जगह, एक जगह से दूसरी जगह मूव करती थी। क्यों? क्योंकि भैया घास एक जगह खत्म हो जाएगी, फिर दूसरी जगह जब उगेगी तो वहां खोने के लिए जाएंगे, तो ऐसे सीजन टू सीजन ये मूव करते रहते थे। ऐसे ही कुछ एनसीईआरटी के अंदर एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे वन गुज्जर्स ऑफ पंजाब हिल्स। पंजाब हिल्स के अंदर आपको ऐसी ही एक एनिमल हर्डर्स की ट्राइब मिलेगी, वन गुज्जर्स कहते हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश के अंदर आपको लबाडीज देखने को मिलते हैं, कुल्लू के अंदर आपको गद्दीज देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा बकरवाला ऑफ कश्मीर, ये भी गोट्स की रियरिंग करवाया करते थे। तो इस तरीके से एनसीईआरटी के अंदर आपको कुछ 4-5 ट्राइब के नाम दे रखे हैं जो पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि वो ट्राइबल लोग और कहीं मिलेंगे ही नहीं, भैया बाकी जगह भी मिलेंगे, लेकिन फिलहाल जो मैक्सिमम नंबर में इस स्टेट में मिल रहे हैं तो वो बोल देते हैं हम बस। इसके अलावा एक होते हैं आपके सेटल्ड कल्टीवेटर। देखो अभी मैंने आपको बताया झूम कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन। होता क्या है कि भैया एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते थे ये लोग। इन्हीं में से कुछ ऐसी कैटेगरी निकल के आई जिन्होंने कहा कि चलो रुक जाते हैं एक जगह, ठीक है। तो इवन बिफोर द 19th सेंचुरी मैनी फ्रॉम विद इन द ट्राइबल ग्रुप्स हैड बिगन सेटलिंग डाउन। तो इन्हीं ट्राइबल लोगों में से बहुत सारे ग्रुप ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि भैया शिफ्टिंग कल्टीवेशन छोड़ो, एक जगह रुक के ही काम धंधा करते हैं अपना। तो सेटल डाउन होना शुरू हुए। मुंडाज ऑफ छोटा नागपुर। छोटा नागपुर प्लेटू आपका झारखंड बिहार वाले एरिया के अंदर आता है, बॉर्डर एरिया पे आता है, तो छोटा नागपुर प्लेटू। तो वहां पर जो आपकी ऐसी ट्राइबल कम्युनिटी थी उसका नाम था मुंडास। इन मुंडा सोसाइटी द लैंड बिलोंग टू द क्लैन एज अ होल। मुंडा सोसाइटी के अंदर क्या भाई, मैंने अभी किनशिप का कॉन्सेप्ट बताया कि भैया इनके अंदर बहुत ज्यादा आपको कास्ट हायरार्की नहीं मिलेगी क्योंकि ये ब्राह्मणिक रूल्स को इतना ज्यादा फॉलो नहीं करते हैं। तो ये किनशिप के कॉन्सेप्ट पे चल रहा है। तो पूरा का पूरा छोटा नागपुर का जो टेरिटोरियल एरिया है ये पूरा का पूरा मानते हैं कि कॉमन है, ये हमारा ही है, हम सब इसको यूज करेंगे, मुंडा वाले ही यूज करेंगे बस, क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स यहीं से थे तो इस पे हमारा हक है। जैसे आप पैतृक संपत्ति जो होती है आपकी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो होती है, ठीक है। उसके बाद देयरफॉर दे ऑल हैव द राइट ऑन द लैंड। तो इन सबका अधिकार है इस जमीन पर, तो आप बीच में नहीं आओगे। तो मुंडा लोग ऐसे इस तरीके से देखते हैं। ब्रिटिश ऑफिशियल सॉ सेटल ट्राइबल ग्रुप्स लाइक द गोंड एंड संथल्स मोर सिविलाइज देन द हंटर गैदरर्स एंड द शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो जब ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उन्होंने ये देखा कि ये जो तुम्हारे जो सेटल्ड कल्टीवेटर्स है ना, ये बाकी से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जो एक जगह स्टेबल है कम्युनिटी, जो एक जगह रुकी हुई है, उसको कंट्रोल करना आसान है, उसके ऊपर लॉ वगैरह इंप्लीमेंट करना आसान होता है। लेकिन शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या हो रहा है, वो तो भैया जंगली मानुस है, वो तो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, तो फिर उसके ऊपर आप प्रॉपर नजर नहीं रख पाओगे, कानून मतलब चला नहीं पाओगे, टैक्स नहीं ले पाओगे। ऐसे ही तुम्हारे एनिमल हर्डर्स भी हुआ करते थे, वो भी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। तो जो ये जो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे ये सेटल्ड कल्टीवेटर्स को ज्यादा फेवर करते थे, क्योंकि यहां से क्या करेंगे, यहां से इनके ऊपर टैक्स लगाएंगे और एक स्ट्रीमलाइन बनेगी कि चलो यहां से एटलीस्ट हर महीने हमारे पास टैक्स आ रहा है। तो इस तरीके से इन्होंने काम देखा कि भैया एक कम्युनिटी हमें ज्यादा ठीक लग रही है सेटल्ड वाली, इनको जरा ठीक करते हैं हम।
ठीक है, यहां से पैसे कमाएंगे। और ये वाली कम्युनिटी है, जैसे एनिमल हर्डर्स हो गए हैं या झूम कल्टीवेशन वाले हो गए हैं, ठीक है, ये लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, कह रहे इनको सिविलाइज करेंगे। अरे भैया, जब ब्रिटिश तुम हमारे कल्चर के बारे में जानते ही नहीं हो कि वो लोग कैसे जी रहे हैं, तो आपको कैसे लगता है कि हम अनसिविलाइज्ड हैं? उन्होंने अपनी तरफ से ओपिनियन बना लिया कि हमें इनको सुधारना है, हम इनको सुधारेंगे। लेकिन खैर, बहुत इसमें दिक्कतें भी हुई, बहुत रिवॉल्यूशंस भी हुए, लेकिन कभी कभी तो ब्रिटिशर्स को भी सुधार दिया। कुछ कुछ कम्युनिटीज ऐसी थी जिन्होंने ब्रिटिशर्स को भी सुधारा, जैसे अभी मुंडा कम्युनिटी, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे। बिरसा मुंडा लीडर हुआ करते थे, क्या बढ़िया रिवोल्ट किया उन्होंने। ठीक है, उसके बाद अब इफेक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन द ट्राइबल लाइफ्स। ये जो ब्रिटिश राज चल रहा था, इसका क्या क्या इंपैक्ट पड़ा इन्हीं आदिवासी लोगों पर, ट्राइबल लाइफ्स पर। तो सबसे पहले ट्राइबल होगा, हाँ ट्राइब होगा तो ट्राइब का एक राजा होगा, एक सरदार होगा, एक चीफ होगा, बिल्कुल होगा सर। तो उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा? बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश इन मैनी एरियाज ट्राइबल चीफ्स वर इंपॉर्टेंट पीपल। जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे तो उससे पहले इनकी बहुत इंपॉर्टेंस हुआ करती थी, जो अलग अलग ट्राइब्स के जो तुम्हारे हेड हुआ करते थे, सरदार हुआ करते थे। दे एंजॉयड सर्टेन अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक पावर एंड हैड द राइट टू एडमिनिस्टर एंड कंट्रोल देयर टेरिटरीज। इनके पास बहुत सारी इकोनॉमिक पावर हुआ करती थी, पैसा होता था इनके पास, ठीक है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस पूरा मिल रहा है तो उसको उससे व्यापार भी करते थे थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से, ठीक है। तो उस हिसाब से इनके पास पावर हुआ करती थी पूरी। इन सम प्लेसेस दे हैड देयर ओन पुलिस एंड डिसाइडेड द लोकल रूल्स ऑफ द लैंड। कुछ कुछ आपको कम्युनिटीज ऐसी भी देखने को मिलेंगी जिनके खुद की पुलिस हुआ करती थी। अब पुलिस का मतलब वो खाकी वर्दी पहन के गन लेके नहीं घूम रहे हैं, लठैत आर्मी जैसे जमींदारों की होती थी। तो उस तरीके के इनका कुछ लोग हुआ करते थे जो सिर्फ और सिर्फ इसी चीज को ध्यान में रखेंगे कि भैया हमारी जमीन पे ऊपर कोई ना आए, तो उसी को इन्होंने पुलिस सिस्टम बोल दिया। Under British rule, they were allowed to keep their land over the cluster of villages and rent out the lands। मतलब क्या हुआ कि जब ब्रिटिश का जो पावर बढ़ी तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये कहा कि ठीक है, तुम जितने भी आदिवासी लोग हो, तुम्हारी जमीन भैया तुम्हारे पास ही रहेगी, तुम इसको रेंट आउट कर दो, यहां पर हम कल्टीवेशन करा लेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारों को फोर्स किया गया, बहुत कम्युनिटीज को फोर्स किया गया, तो कुछ उनको करना पड़ा, ठीक है। एंड कुछ ने नहीं करा, जिन कम्युनिटीज ने नहीं करा तो उन्होंने रिवॉल्यूशंस करे अलग अलग, उन्होंने रिवोल्ट करे, उन्होंने विद्रोह करे अलग अलग। तो ऐसे बहुत सारे ट्राइबल विद्रोह भी हुए हैं, आदिवासी लोगों ने भी विद्रोह करे हैं भारत के अंदर, ठीक है। दे लॉ, अच्छा, अब जैसे जैसे ब्रिटिश रूल बढ़ रहा है तो वैसे वैसे क्या हो रहा है, ये जो ट्राइबल का जो चीफ है, जो सरदार है ट्राइब का, भैया इसकी पावर कम हो रही है, इसकी कोई सुन नहीं रहा है अब, ठीक है, इसको ब्रिटिश के अंडर काम करना पड़ रहा है। इवन हमने ये भी देखा है कि एक टाइम ऐसा आ गया कि सरदार की कोई पावर ही नहीं है, उल्टा इनको ब्रिटिशर्स को ट्रिब्यूट्स देने पड़ रहे हैं अलग अलग तरीके के, लो भैया गिफ्ट ले लो, हमारा काम कर दो। इस तरीके का काम चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद दे लॉस्ट द अथॉरिटी दे हैड द अर्लियर। तो जो पहले इनके पास अथॉरिटी हुआ करती थी वो अब नहीं है। देयर पीपल एंड वर अनेबल टू फुलफिल देयर ट्रेडिशनल फंक्शन। अब देखो, जंगलों के ऊपर पूरा आधारित है। अब ये जो तुम्हारे जंगल वाले क्या नाम है, जंगल के अलग अलग कानून लेके आ गए, फॉरेस्ट लॉज लेके आ गए, तो वो बेचारे फॉरेस्ट प्रोड्यूस नहीं खा पा रहे हैं, वहां से ले नहीं पा रहे हैं। शिफ्टिंग कल्टी, अच्छा ये भी कह रहे हैं कि पूरी की पूरी जो जंगल है ये सरकारी है, तो आप जा नहीं सकते। तो उनका बहुत सारा कल्चर जुड़ा हुआ है उस जंगल से। तो जब आप ऐसे उनके कल्चर के अंदर उंगली करोगे तो फिर तो गलत हो जाएगा, तो विद्रोह होना तो लाजमी है। तो इस तरीके से लोग बाग बहुत दुखी हो रहे हैं, इकोनॉमिकली भी दुखी हो रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिवली दुखी हो रहे हैं, और साथ ही साथ तुम्हारा कल्चरल ट्रेडिशन के अंदर भी दुखी हो रहे हैं, तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स वालों की, जो एक जगह से दूसरी जगह जो झूम कल्टीवेशन किया करते थे, सो सेटल्ड पीजेंट वर इजियर टू कंट्रोल। अभी मैंने यही बताया कि जो पीजेंट, जो फार्मर्स एक जगह सेटल्ड होते हैं, वो ज्यादा इजी से आप कंट्रोल कर सकते हो, उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चला सकते हो। लेकिन जो मूवमेंट करते रहते हैं झूम कल्टीवेटर से, उनके साथ इतना आसान नहीं होगा। द ब्रिटिश ऑल्सो वॉन्टेड अ रेगुलर रेवेन्यू सोर्स फॉर द स्टेट। अब ब्रिटिशर्स को भैया देखो, मेन मुद्दा है पैसा, ठीक है, मेन मुद्दा है पैसा। तो पैसे के लिए क्या करेंगे ये लोग कि अब देखो, जहां पर भी सेटल्ड लोग होंगे, जहां पर भी सेटल्ड फार्मर्स होंगे, वहां से इनको रेवेन्यू, एक स्ट्रीमलाइन बन गया ना कि यहां से तो आना ही आना है। जैसे जो भी बंदा जॉब करता है तो उसकी सैलरी में से ऑलरेडी उसका टैक्स कट जाता है, इनकम टैक्स, ठीक है, वो तो आना ही आना है, वो तो फिक्स्ड हो गया है सरकार के लिए। तो ब्रिटिश भी यही करती थी कि जो सेटल्ड लोग होंगे वहां से एटलीस्ट रेवेन्यू फिक्स हो जाएगा ब्रिटिश सरकार का। इसके अलावा द ब्रिटिश एफर्ट टू सेटल द झूम कल्टीवेटर्स वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल। अब ब्रिटिश सरकार ने कोशिश करी बहुत ज्यादा कि ये जो झूम कल्टीवेटर्स वाले लोग हैं इनको एक जगह सेटल करके अपना रेवेन्यू बढ़ाएं, लेकिन मुश्किल था। क्यों? क्योंकि प्लफ कल्टीवेशन वगैरह इजी नहीं थे। इसी छोटा नागपुर वाला जो प्लेटू है, यहां पर आप हल से खेती कर इतनी आसानी से नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो जमीन है वो हार्ड है ज्यादा, तो वहां पर प्रोडक्टिविटी उतनी ज्यादा नहीं आ पाती थी। उस टाइम की बात है ये। तो प्रोडक्टिविटी जब इतनी नहीं आती थी तो फिर इन्होंने कहा कि भाई हमें क्यों उगवा रहे हो ये चीज, हमें जबरदस्ती क्यों ये काम करवा रहे हो।
ठीक है, क्योंकि बहुत सारी लेबर्स बन गई थी आदिवासी लोग, बहुत सारे लेबर जो आदिवासी ट्राइब थे वो क्या नाम है आपके लेबर्स बन गए थे। द जूम कल्टीवेटर्स इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंसिस्टेड ऑन कंटिन्यूइंग देयर ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। तो यही जूम कल्टीवेशन वालों ने कहा कि भैया आप हमें एक जगह रोक के जो ऐसे करवा रहे हो हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, हमारी आदत नहीं है इस चीज की, हमारा कल्चर हमारा ट्रेडिशन अलग है, तो नहीं माने वो लोग। इसके अलावा facing widespread protest and the British had to ultimately allow the right to carry their shifting cultivation in different parts of the countries। मतलब ये कि जब ज्यादा विद्रोह होने लगा और ब्रिटिश सरकार को भी लगा कि वाकई में यार प्रोडक्शन इतना हो नहीं पा रहा है और विद्रोह होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, लोगों के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है, तो इन्होंने भी थोड़ा बहुत बोल दिया कि चलो ठीक है भैया जूम कल्टीवेशन अलाउ करो, अपनी अपने आप को बचाना था इनको बेसिकली, वरना विद्रोह के चक्कर में तो लगी पड़ी थी इन सबकी। उसके बाद फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इंपैक्ट। सबसे पहले ना एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लिख लेना कि भारत के अंदर जो पहला फॉरेस्ट एक्ट आया था बेटा वो आया था 1878 के अंदर, ठीक है, 1878 के अंदर भारत का जो है फर्स्ट फॉरेस्ट एक्ट आया था। तो इसके थ्रू क्या किया गया, जितने भी फॉरेस्ट लैंड हुआ करते थे वो सबको सरकारी बना दिया कि भैया ये तो हमारा है, ब्रिटिश सरकार का है। तो अगर झूम कल्टीवेटर्स या चाइल्ड कल्टीवेटर्स या एनिमल हर्डर्स, जितने भी हंटर गैदरर्स, जितने भी आदिवासी लोग हैं, अगर इनको अब जंगल से कुछ भी करना है तो पहले ब्रिटिश सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, और ब्रिटिश सरकार ये परमिशन नहीं देता था। क्यों? क्योंकि उसे तो अपना पैसा छापना है। जैसे इन्हीं जंगल, सरकारी जंगलों में इन्होंने क्या करा, कुछ कुछ फॉरेस्ट एरिया को रिजर्व कर दिया। रिजर्व मतलब कि इस पर सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश सरकार का हक है, यहां पर कोई नहीं आ जा सकता, इवन ये ट्राइब्स भी नहीं आ जा सकते। अरे भैया वो तो उन्हीं के ऊपर आधारित थे पूरे के पूरे, उन्हें तो वहीं से खाना मिलता था, फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे जिंदा रहते थे, अब तुमने वही बंद कर दिया। तो इस वजह से भी लोग बहुत गुस्सा थे। ठीक है, जैसे रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर क्या सर ब्रिटिश को क्या फायदा होगा, भैया लकड़ी काटेंगे, टिम्बर वुड, फर्नीचर बनाएंगे जाके, नाव बनाएंगे जाके, लकड़ी का बहुत यूज होता है, तो भारत से सब काट के ले गए। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर जो जैसे बर्मा म्यांमार की जो लड़ाई हुई थी, ठीक है, 1824 के अंदर हमने बर्मा के ऊपर अटैक करवा दिया था ब्रिटिशर्स ने, लॉर्ड आर्मेस्ट हुआ करता था उस टाइम पर। फिर उसके बाद डलहौजी आएगा, उसने बर्मा पूरा ही ले लिया, कह रहा दूंगा ही नहीं, फिर क्या कर लोगे। तो क्यों? क्योंकि इस रीजन के अंदर जो फॉरेस्ट एरिया है, यहां पर जो आपके फॉरेस्ट है ना, यहां पर लकड़ियां बहुत सारा टिम्बर वुड मिलता है आपको, तो ये सारा का सारा यहां से काट के अपना ब्रिटिश लेके जाया करते थे, तो अल्टीमेटली फायदा तो उन्हीं का था, तो सिर्फ यही काम था इनका। ठीक है, इसके अलावा so the life of the tribal groups was directly connected to the forest, so changes in the forest laws has considerable effect on the tribal life। obviously भाई जब तुम्हारी जीवन पूरा का पूरा जंगल पे आधारित है और सडनली कोई फॉरेन पावर आके उसको चेंज कर दे, तो ऑब्वियस गलत तो है, बहुत गलत है ये, और इसका इंपैक्ट भी पड़ेगा बहुत ट्राइबल लोगों के ऊपर। द ब्रिटिश एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल ओवर द फॉरेस्ट एंड डिक्लेयर्ड द फॉरेस्ट वर द स्टेट प्रॉपर्टी। भैया आज के बाद ये जो जंगल है ये तुम्हारा नहीं है, ये कोई प्राइवेट नहीं है, ये हमारा है, सरकारी जंगल है ये। Some forests were classified as reserve forest, they produce timber which British wanted। ब्रिटिश यही तो चाहता था कि भैया हमें लकड़ी चाहिए, व्यापार करेंगे, पैसा आएगा खूब। In these forests people were not allowed to move freely, practice झूम cultivation, collect fruits और hunt। पर्टिकुलर इस रिजर्व एरिया के अंदर तो आप कुछ कहीं भी कोई नहीं जा सकता, कोई वहां से आम भी नहीं चुरा सकते हो तुम लोग, मतलब रोक दिया बिल्कुल, जिस पे आधारित थे उनका जीवन पूरा। उसके अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश्ड फॉरेस्ट विलेजेस टू इंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ चीप लेबर। अब जहां जहां पर सेटल्ड लेवल हुआ करते थे वो भी सारे सरकारी जमीन पर आ गए, तो ब्रिटिश वहां से अब रेंट लेने लगा। पहले बोल दिया कि ये तुम्हारी ही जमीन है, तुम्हारे ही नाम पर है और इसको तुम रेंट आउट कर दो, और अब फाइनली पूरा का पूरा कानून निकाल के ही बोल दिया कि जमीन तो सारी सरकारी है, अब तुम हमें रेंट दो। तो इस तरीके से ट्राइबल लोगों की जमीनें भी चली गई और बेचारे लेबर बन के रह गए, आदिवासी लोग भी। ठीक है, तो इसको लेके बहुत सारे विद्रोह चलते रहेंगे, जैसे आपका असम के अंदर 1906 के अंदर सोनो संग्राम के अंदर एक रिवोल्ट हुआ था, ठीक है, सोनोग्राम संगम के। इसके अलावा आपको 1930s में जो सत्याग्रह हुआ था, ठीक है, उसके अंदर भी हमने देखा है कि ट्राइबल कम्युनिटीज ने विद्रोह किया था साथ में। सेंट्रल प्रोविंसेस के अंदर भी देखा गया, जो ट्राइबल लोगों ने बहुत सारे कानूनों को नहीं माना और कहा कि भैया हम नहीं मानते, तो जगह जगह आपको पूरी इंडिया के अंदर ये आदिवासी लोग विद्रोह करते हुए मिलेंगे। ठीक है, सिर्फ कुछ विद्रोह नहीं है, बहुत सारे विद्रोह हैं, लेकिन पेपर में ज्यादा नहीं आते, पेपर में 2-3 मतलब 4-5 में से ही सवाल आता है। उसके बाद ट्राइबल रिलेशन विद द ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स। अब जितने भी आदिवासी लोग हुआ करते थे, इनका क्या रिश्ता हुआ करता था ट्रेडर्स व्यापारियों के साथ, और मनी लेंडर्स मतलब साहूकार जो पैसा ब्याज पे उधारी में देते थे। जितने भी ये ट्राइबल ग्रुप्स हुआ करते थे ना, ये सारे क्या देखते थे कि ये जितने भी ट्रेडर्स हैं, ठीक है, ये सारे के सारे दुश्मन हैं, दीज आर आवर एनिमीज, ये दुश्मन है सारे के सारे। जैसे एक केस ले लेते हैं सिल्क वीवर्स का, सिल्क ग्रोवर्स का, जो आपका रेशम के कीड़े की जो कुकून जो होता है उसकी खेती करके वहां से फिर सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, रेशम का कपड़ा।
18 सेंचुरी के अंदर जो इंडियन सिल्क हुआ करता था उसकी पूरे का पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा डिमांड हुआ करती थी, बहुत डिमांड हुआ करती थी, क्योंकि इंडियन सिल्क की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। इतनी अच्छी थी कि एक पूरी चद्दर एक छोटी सी रिंग में से पास हो जाएगी, इतना मुलायम कपड़ा होता था। तो ये इंडिया के अंदर चलता था। सो जैसे जैसे आपका क्या नाम है, ये डिमांड बढ़ी इंडियन सिल्क की, तो ब्रिटिश सरकार ने कहा कि ठीक है इसी को उगाओ, ठीक है यही उगाओ सारे के सारे। क्यों? जैसे जैसे मार्केट बढ़ने लगी तो ब्रिटिश सरकार को तो बहुत पैसा मिलता था इसमें, क्योंकि वो तो एक्सपोर्ट करती थी। सर इतना उनको पैसा कैसे मिला? क्योंकि यहां पर जो देखो देखो जब ये सिल्क उगाते हैं, जब ये सिल्क का कपड़ा जो बनाया जाता है, तो इसका एक सिल्क वर्म होता है, ठीक है, सिल्क वर्म होता है, कीड़ा होता है, और उसमें से ये बनाया जाता है। तो उन्हीं को बोलते हैं कुकून्स, कुकून्स के अंदर से वो कीड़ा निकलता है। अब 3 से 4 रुपए के 1000-1200 कुकून उस टाइम पर सिर्फ पैसे दिए जाते थे, मतलब 1000-1200 कुकून के लिए सिर्फ 3 से 4 रुपए दिए जाते थे, ब्रिटिश सरकार इनको देती थी। और खुद जब इन्हीं कुकून्स को ब्रिटिश सरकार बाहर एक्सपोर्ट किया करती थी तो उसमें बहुत पैसा निकालती थी। तो इस चीज को लेकर भी बहुत सारे ट्राइबल जो लोग थे उन्होंने विद्रोह किया था कि भाई हमसे तो हमको तुम इतना सस्ते में ले रहे हो और उनको क्या नाम है महंगे में बेच रहे हो, ये तो गलत है, आप तो बीच में बहुत पैसा कमा रहे हो। तो फिर आप लोग कहोगे कि सर ये जो तुम्हारे कल्टीवेटर्स थे जो खेती कर रहे थे, इन्होंने दिए ही क्यों कुकून 3-4 रुपए में? मना कर देते हम नहीं दे रहे। प्रॉब्लम तो यही है ना बेटा, जमीन किसके अंडर है? जमीन तो सरकार के अंडर है। अब तुम नहीं दोगे तो वो तुम्हें जमीन से बाहर निकाल देंगे, तो तुम यहाँ के भी नहीं रहे, 3-4 रुपए भी नहीं मिलेंगे फिर तो इस वजह से कुछ चारा ही नहीं था, या तो लड़ना है या फिर ऐसे ही जीना है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे लोग रहेंगे जो बेसिकली आपके विद्रोह करेंगे इसी चीज के खिलाफ। इसके अलावा अगर कोल माइंस और टी प्लांटेशन की बात करें तो बहुत सारे जो आदिवासी लोग जो मैंने आपको बताया जो चीप लेबर बन जाते थे, ठीक है, लेबर्स बन जाते कि भैया जब जमीन पे तो अब कुछ मिल नहीं रहा है, जंगलों में जाने नहीं दे रहे हैं, तो चलो लेबर का ही काम कर ले। तो लेट 19 सेंचुरी का मतलब होता है 1850s। तो याद रखना टी प्लांटेशन जो भारत के अंदर स्टार्ट हुआ है, ठीक है, वो 1850s के बाद में स्टार्ट हुआ है, डलहौजी के बाद में स्टार्ट हुआ है वो। साथ ही साथ इस टाइम पर क्या नाम है कोल माइंस भी बिहार के अंदर वो मिल गई है भैया, कोल माइंस झारखंड वाले रीजन के अंदर। तो वहां पर बहुत सारे लेबर्स की जरूरत है, तो यहां से जितने भी ट्राइबल्स लोग हुआ करते थे इनको चीप लेबर के रूप में वहां पर भेज दिया जाता था। और वहां पर वर्किंग कंडीशन पूछो मत, इतनी बेकार हुआ करती थी। जितने भी तुम्हारे कॉन्ट्रैक्टर्स हुआ करते थे, जो ब्रिटिश सरकार के दलाल हुआ करते थे, वो इन्हीं आदिवासी लोगों को रिक्रूट करके अलग अलग जगह लेके जाते थे और वहां से माइंस के अंदर डाल देते कि भैया जाओ निकाल के लाओ कोला। अब वहां की कंडीशन इतनी खराब है, जहां सफोकेशन हो रहा है, ठीक है, खाने पीने को नहीं है, उल्टा पैसे भी बहुत ही कम मिलते थे, बहुत ही लो वेजेस हुआ करती थी इन सभी की। और क्या नाम है कुछ कुछ लोग जो कहते हैं कि नहीं भैया हम कोल माइन की नौकरी छोड़ के जा रहे हैं, हम तो वापस जा रहे हैं, तो उनको जाने भी नहीं देते थे, कह रहे नहीं जबरदस्ती यही काम करो, मारपीट के काम करवाया जाता था। इंडेंशन लेबर, टाइप ऑफ इंडेंशन लेबर, जिसमें जबरदस्ती आपको काम कराया जाता है। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ थिंग हैपनिंग इन द बिहार कोल माइन रीजन, जहां पे झरिया और रानीगंज नाम की जगह है। ठीक है, यहां पर आपको बहुत सारी कोल माइंस मिलती हैं, कोयले की खदानें मिलती हैं। तो यहां से ऑब्वियसली ब्रिटिश को पैसा मिलेगा तो वो तो करेगा। यहां पे वही लिखा हुआ है। अच्छा, 1920s के अंदर ये देखो कि 50% ऑफ द माइनर्स इन द झरिया एंड रानीगंज माइंस वर फ्रॉम द ट्राइब्स। अलग अलग आदिवासी समुदाय से कम 50% जनता कोल माइंस के अंदर काम करती थी। इतनी चीप लेबर करवा दी थी इन लोगों ने, मतलब खाने के वांदे हो गए थे। तो याद रखना झरिया और जो रानीगंज कोल माइंस है बेटा बिहार के अंदर है। अब सेम यही एक इंडिया के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था कि झरिया कौन सी जगह है, ठीक है, और 4 स्टेट के नाम दे रखे थे। सो अब चाहे तो इसको तुम ज्योग्राफी का पार्ट मान लो, इंडियन ज्योग्राफी का, भैया वो तो वहां से आया था, या यहां से मान लो कि यहां से भी चलो एक तो ट्राइब जुड़ी हुई है। तो ऐसे ना लिंकेजेस बनाया करो चीजों के अंदर, ठीक है। उसके बाद ट्राइबल रिबेलियंस। ट्राइबल रिबेलियंस मतलब यही आदिवासी लोग अब क्या करेंगे, विद्रोह भी करेंगे बहुत सारे। तो थ्रू द 19th एंड 20th सेंचुरी ट्राइबल ग्रुप्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री रिवेल्ट अगेंस्ट द चेंजेस इन द लॉस। तो बहुत सारे ऐसे आदिवासी समूह आए जो सामने आए, उन्होंने कहा भैया चेंज करो, ये सब गलत है, ठीक है, आप हमारे साथ इतना बुरा नहीं कर सकते हो, आप हमारी प्रैक्टिस पे रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो, हम पूजा नहीं कर सकते हैं जंगलों के अंदर, या वहां से कुछ फॉरेस्ट प्रोड्यूस नहीं ले सकते हैं, और ऊपर से टैक्सेशन सिस्टम इतना कर रखा है, झूम कल्टीवेशन नहीं कर पा रहे हैं, खाएंगे पिएंगे क्या, तो जबरदस्ती लेबर बनाए जा रहे हो तुम तो इस चीज के खिलाफ बहुत विद्रोह होगा। जैसे कोल रिवेलियन होगा 1831-32 के अंदर, ठीक है। संथल रिवेलियन होगा, ये तो जबरदस्त था भाई साहब। संथल रिवेलियन वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट था। 1857 का जो विद्रोह था, 1857 की जो क्रांति थी, उससे पहले जो वन ऑफ द मोस्ट ब्लडिएस्ट रिवॉल्यूशन था, जो ब्लडिएस्ट रिवोल्ट था, वो यही था। संथल के लोगों ने भाई साहब ब्रिटिश की इतनी पिटाई कर दी थी, इतनी पिटाई कर दी थी, आप सोच नहीं सकते। ब्रिटिश इतना डर गया था कि उन्होंने अलग से एक कानून निकाला कि भैया ये जो संथल वाली डिस्ट्रिक्ट है ना, यहां कोई नहीं जाएगा,
यहां कोई नहीं जाएगा, इनको इन्हीं के पास रहने देना है। इसी को बोलते हैं संथल परगना एक्ट। ठीक है, अलग से डिस्ट्रिक्ट बना दी कि यहां नहीं जाएगा, वो बहुत मारते हैं लोग, तो संथल लोगों ने बहुत मारा था इनको। उसके अलावा बस्तर वाले रीजन के अंदर, सेंट्रल इंडिया वाले रीजन के अंदर आपको 1910 के अंदर ऐसे ही मिलेगा। वर्ली एक क्या नाम है आपकी कम्युनिटी हुआ करती थी महाराष्ट्र के अंदर, उन्होंने 1940s में किया। ऐसे ही हमारी एनसीईआरटी के अंदर एक बंदे का ज्यादा मेंशन किया है, बिरसा, बिरसा मुंडा। अभी थोड़ी देर पहले हमने जो मुंडा कम्युनिटी बात करी थी, झारखंड बिहार बॉर्डर पे जो छोटा नागपुर प्लेटू है, वहां पर ये लोग रहा करते थे। ठीक है, तो मुंडा मुंडा मूवमेंट, सॉरी बिरसा मुंडा जो आपका मूवमेंट चला है, ये 1895 के दशक में, 1890s के दशक में चला था। अब इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। बिरसा मुंडा वॉज बॉर्न इन मिड 1870s, 1870s के दशक में इनका जन्म हुआ। बिरसा वॉज बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ मुंडास, अ ट्राइबल ग्रुप दैट लिव्ड इन छोटा नागपुर प्लेटू। अभी अभी यही देखा है हमने, मुंडा कम्युनिटी वही है। बिरसा वेंट टू लोकल मिशनरी स्कूल, लेटर बिरसा ऑल्सो स्पेंड सम टाइम इन द प्रोमिनेंट वैष्णव प्रीचर। इनिशियली ये अपने स्कूल में गए थे, फिर बाद में कुछ टाइम इन्होंने एक वैष्णव गुरु के साथ भी गुजारा जो विष्णु की आराधना करते थे, तो वहां से भी इन्होंने काफी शिक्षा ली। ठीक है, नेक्स्ट, he wore a sacred thread and began to value the importance of purity and piety। sacred thread वो आप देखते हो ना, वो पहनते हैं क्या, जनेऊ, जो जनेऊ पहना जाता है, वो ब्रह्मचर्य की वाव के लेके होता है वो। तो उन्होंने कहा कि मैं प्योरिटी और चेस्टिटी के लिए क्या करूंगा, एक ये धागा पहन रहा हूं, सेक्रेट थ्रेड पहन रहा हूं, इसी को बोलते हैं आपका जनेऊ। ठीक है, बट हिज फॉलोवर्स इंक्लूडेड अदर ट्राइबल ऑफ द रीजन, मतलब कि भैया इनके फॉलोवर्स, बिरसा मुंडा के जो फॉलोवर्स हुआ करते थे, ये सिर्फ मुंडा कम्युनिटी के नहीं, ये बाकी कम्युनिटी के भी हुआ करते थे, और भी लोग इनको फॉलो करते थे। जैसे संथल भी इनको फॉलो करते थे, हैं ओरांस एक कम्युनिटी है, वो भी इनको फॉलो करते थे। सो ये वाले लोग सोचते थे कि भाई साहब बिरसा मुंडा आदमी नहीं है, वो गॉड है, उसके पास कुछ मिरेकुलस पावर है, उसके पास कुछ मैजिकल पावर है, वो आपकी बीमारियों को ठीक कर देता है, वो जो आप क्रॉप प्रोडक्शन उगाते हो उसको डबल कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से उस भगवान मानते थे लोग, बाग उनको भगवान मानते थे। तो बिरसा मुंडा ने ये कहा कि नहीं नहीं, भगवान ने मेरे को भेजा है। ठीक है, बिरसा मुंडा ने क्या बोला कि नहीं नहीं, मैं तो भगवान का एक मैसेंजर बन के, मैं भगवान नहीं हूं, भगवान का मैसेंजर बन के आया हूं। तो अभी देखते हैं, अभी वो लाइन आएगी। सो बहुत सारे लोग मानते थे कि इनके पास मिरेकुलस पावर है, मैजिकल पावर है, ये सभी डिजीज को क्योर कर देते हैं, ठीक कर देते हैं, और मल्टीप्लाई ग्रेन का मतलब कि प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं ये। बिरसा हिमसेल्फ डिक्लेयर्ड द गॉड हैड अपॉइंटेड हिम टू सेव हिज पीपल। भगवान ने खुद बिरसा मुंडा को अपॉइंट किया है कि तुम बचाओगे इन लोगों को, ऐसा इन्होंने बोला। ठीक है, फ्रॉम ट्रबल, फ्री फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ दीकूज, फ्री फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ दीकूज। यहां पर जो आपको याद रखना है, डीकू वर्ड याद रखना है, ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे एनडीए लो, चाहे सीडीएस लो, चाहे एस लो। दीकूज मतलब आउटसाइडर, मतलब कि जैसे सपोज करो ये भारत है, हाँ सर, यहां कहीं पे ये लोग रह रहे हैं, हाँ, तो ये सारे के सारे लोग कौन हो गए सर, ये तो मुंडा और बाकी जो कम्युनिटी आदिवासी रह रहे हैं वो हो गए। बट अगर यहां से कोई भी बाहर से बंदा आएगा, चाहे वो यूरोपियन पावर हो, ब्रिटिश, पोर्चुगीज, कोई भी हो, चाहे वो कोई हिंदू लैंडलॉर्ड हो, चाहे वो कोई मुस्लिम लैंडलॉर्ड हो, कोई भी हो, वो सब इनके दुश्मन है, इंक्लूडिंग द हिंदू लैंडलॉर्ड्स एज वेल। ठीक है, तो उन्हीं सबको ये बोलते हैं दीकू। दीकू मींस आउटसाइडर, आउटसाइडर। ठीक है, नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ बिरसा। अब इन्होंने कैसे अपना बेसिकली मूवमेंट चलाया, विद्रोह चलाया। His movement was aimed at reforming the tribal society। उन्होंने ये मूवमेंट चलाया कि मैं ट्राइबल सोसाइटी को रिफॉर्म करूंगा, समाज सुधार करूंगा। He urged the Mundas to give up drinking liquor, clean their village and stop believing in witchcraft and sorcery। तो इन्होंने अपने फॉलोअर्स को बोला कि भैया पीना वीना बंद करो, ये सब गलत चीज होती है, अपने गांव को साफ करो, स्वच्छ भारत अभियान लेके आओ, एंड स्टॉप बिलीविंग इन विचक्राफ्ट एंड सॉर्सरी, ये फालतू की जादू टोने के अंदर भरोसा मत रखा करो। ठीक है, तो एक तरफ लोग कह रहे हैं कि ये तो जादू करके प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि जादू टोना पे भरोसा मत करो, थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है। ठीक है, खैर उसके बाद ही सॉ मिशनरीज एंड हिंदू लैंडलॉर्ड्स एज आउटसाइडर, एज आउटसाइड फोर्सेस दैट वर रूइनिंग द मुंडा वे ऑफ लाइफ। तो हिंदू लैंडलॉर्ड्स भी इसमें इंक्लूड हुआ करते, दैट मींस देखू। The land policies of the British were destroying their traditional land system। अब ब्रिटिशर्स ने तो सारी जमीन हड़प ही ली है, तो उसकी वजह से और ज्यादा बर्बादी छा रखी है, जो भी इनके ट्रेडिशनल कल्चर प्रैक्टिस हुआ करते थे वो सब तो बंद हो गए, वो तो कर ही नहीं पा रहे हैं ये लोग। हिंदू लैंडलॉर्ड्स और जो मनी लैंडर्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, इनके क्या नाम है, पैसा लिए जा रहे हैं इनसे, रेंट लिए जा रहे हैं, बहुत सारा पैसा लिए जा रहे हैं इनसे। और मिशनरीज इनके जो जो अलग अलग क्रिश्चियन मिशनरीज आ रहे हैं, हिंदू पादरी लोग आ रहे हैं, इनकी वजह से इनके कल्चर पे इंपैक्ट पड़ रहा है, इनको क्रिश्चियनिटी में चेंज किया जा रहा है, तो सबसे दुखी थे ये।
तो इन 1895 बिरसा अर्ज हिज फॉलोवर्स टू रिकवर देयर ग्लोरियस पास्ट। तो इन्होंने क्या बोला ना 1895 के अंदर कि भैया अपना जरा सतयुग याद करो, राम राज्य याद करो, इतना बढ़िया टाइम था, वो राज्य को वापस लेके आना है, इसी को गोल्डन एज बोला है। तो ये जो चैप्टर के अंदर जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो पहले वर्ड लिखा था ट्राइबल्स, फिर दीकू, फिर उसके बाद लिखा था विजन ऑफ गोल्डन एज। तो बिरसा मुंडा ने बोला कि हमें वही राम राज्य, वही सतयुग को वापस लेके आना होगा, द एज ऑफ ट्रुथ, सच्चाई का जो समय था। When मुंडा lived a good life, और इस टाइम पर मुंडा लोग कितने अच्छे रहते थे, तो हमें वापस से उसी टाइम पीरियड को दोबारा लाना होगा, अपने आप को सुधारना होगा। बिरसा also wanted people to once again work on their land, settle down and cultivate their fields। बिरसा मुंडा चाहते हैं कि भैया सब लोग सेटल हो, आराम से खुशहाली से रहो, सब यही चाहते हैं, तो ये भी यही चाह रहे हैं। नाउ तो जब ये सब चला ना, तो ब्रिटिश सरकार ने बिरसा मुंडा को 1895 के अंदर अरेस्ट कर दिया कि चलो। क्यों अरेस्ट करा? क्योंकि भैया तुम राइट करवा रहे हो, तुम दंगे प्रसाद करवा रहे हो, तो इनको जेल के अंदर डाल दिया गया 2 साल के लिए। 2 साल के लिए इनको जेल के अंदर डाला। उसके बाद क्या होगा, जब ये इनको छोड़ा जाएगा, रिलीज किया जाएगा, उसके बाद ये बाहर आएंगे और 1897 के अंदर दोबारा से टूर मारना शुरू करेंगे अपनी जगह का, दोबारा से सब फॉलोवर्स को इकट्ठा करेंगे, अलग अलग ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, उनके सिंबल लेके आएंगे कि भैया फॉलो करना है, हमारी पुरानी चीजें हैं ये सब, ठीक है। और लोगों को इन्होंने बहुत उत्साह दिया, बहुत प्रोत्साहित किया, मोटिवेट किया। प्लस ये भी बताया साथ ही साथ कि ये जो जितने भी दीकू हैं, ये सारे के सारे रावण हैं। अब चाहे उसमें तुम्हारा यूरोपियंस हो, चाहे तुम्हारे हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी लैंडलॉर्ड्स हो, दे वर ऑल दीकूज एंड दे वर ऑल रावण एंड स्टैब्लिश्ड। एंड इन सबको हरा के, आप सब मेरी मदद करो, सपोर्ट करो, मेरी बातें मानो, इन सब लोगों को हरा के हम एक राम राज्य स्थापित करने की कोशिश करेंगे और मैं उसको लीड करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, मतलब अच्छा सिस्टम लाने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि अपने आप को राम से कंपेयर कर रहे हैं, तो प्लीज इस चीज का गलत मतलब बिल्कुल मत निकाल लेना, ठीक है। हाँ, कभी मेरे नाम पे बिल फाड़ दो। कह रहे कि ऐसे ही मैं एक सच्चाई वाला एज दोबारा लाना चाहता हूं, गोल्डन एज लाना चाहता हूं, जिसमें मैं आप सबको लीड करूंगा। बिरसा's followers began targeting the symbols of Dhiku and European power। तो ये जो इनके फॉलोवर्स हुआ करते थे, इन्होंने क्या करा, जितने भी यूरोपियन पावर्स हुआ करती थी, इनके जो ब्रिटिश हो गया, फ्रेंच हो गया, इनके जो आपके ऑफिसेज हुआ करते थे, इनकी ट्रेजरी हुआ करती थी, इनको लूट लेते थे, इनके ऑफिसेज डिस्ट्रॉय करते थे। इसके अलावा जो आपके हिंदू लैंडलॉर्ड्स, जो मनी लैंडर्स, जो साहूकार हुआ करते थे, जो पैसा वैसा देते थे ब्याज पर, उनका घर को लूट लाया कि ना इनको लूट के लेके आओ। तो इस तरीके से इन्होंने विद्रोह चलाया था। मुंडा रिवोल्ट यही है, ठीक है। 1897 90s के दशक में स्टार्ट हुआ था ये। उसके बाद ओवर द टाइम 1900 के अंदर आते आते क्या हुआ, बिरसा मुंडा की कोलेरा की वजह से डेथ हो गई और उसके बाद कोई लीडर निकल के नहीं आ पाया जो पूरे के पूरे मुंडा रिवेलियन को कंटिन्यू रख सकेगा। और ये फिर रिवेलियन थोड़ा धीरे धीरे ओवर द टाइम फेड आउट हो गया 1900 तक आते आते रिवोल्ट ही खत्म हो गया। तो ये मुंडा रिवोल्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट रिवोल्ट था। अगर सिग्निफिकेंस की बात करें तो इट फोर्स द colonial गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस लॉ दैट लैंड ऑफ द ट्राइबल कुड नॉट बी इजीली टेकन, कि भैया आप हमारी जमीनें एकदम ऐसे नहीं रख सकते हो, हमें भी अपनी जमीन की प्रोटेक्शन करनी आती है, इसको बचाएंगे हम। तो उसके लिए रिवोल्ट्स यही एग्जांपल है, कोल रिबेलियन है, ठीक है, अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटीज है, वो सब है। अब फोटोज और दिखा देता हूं आपको एक बार फटाफट से। जैसे डोंगरिया कांडला करके एक ट्राइब है, ठीक है, डोंगरिया कांडा ट्राइब है, ये उड़ीसा के अंदर आपको मिलती है। इसके अलावा आप देखोगे अगर, तो आपको एनसीईआरटी के अंदर क्लास 8 के अंदर ये मैप भी मिलेगा, जिसके अंदर आपको बहुत सारी ट्राइब्स देखने को मिलेंगी। तो इसमें से सारी नहीं तो एटलीस्ट, जैसे अभी हमने बैगा पढ़ा, संथल पढ़ा, मुंडा पढ़ा, ठीक है, संथल आपके वेस्ट बंगाल के अंदर भी देखने को मिलेंगे, कोंधा पढ़ा, खोंड्स पढ़ा, गोंड, ठीक है, वान गुज्जर, ऊपर आपके गद्दीज मिले हैं। तो एटलीस्ट ये जो नाम हमने पढ़े हैं, इनको एक बार मैप पे जरूर देखना, ठीक है। इसके अलावा जैसे एक आपकी अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक ट्राइब है जिसको नीशी ट्राइब बोलते हैं। ये हट के जो बैम्बू प्लेंट्स, जो ट्रीज होते हैं, उनके जो तने होते हैं, उनसे अलग अलग हट्स बनाई जाती हैं ये। इसके अलावा भील ट्राइब होती है गुजरात के अंदर, ये देख रहे हो कल्टीवेशन कर रहे हैं यहां पर ये। आंध्र प्रदेश के अंदर राइस प्रोडक्शन चल रहा है, लेकिन देखो जो यूपी और जो राजस्थान के अंदर या जो अपना बिहार वाला एरिया है, यहां पर जो ट्रेडिशनल राइस फार्मिंग होती है उससे अलग मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये ट्राइबल एरिया है, ये फॉरेस्ट और माउंटेन्स हिली एरिया के अंदर होता है, तो ये अलग तरीके से किया जाता है। इसके अलावा ये आपकी गोदारा वुमेन है जो कपड़ा बुनने का काम कर रही है। इसके अलावा एक हजंग ट्राइब की वुमेन है, जो दिख रहा होगा कि एक जो आपकी जो बांस होता है, बांस का जो तना होता है, उससे एक हैट बनाने की कोशिश कर रही है। इतना आसान नहीं होता था, पीछे बच्चों को ऐसे लादा हुआ है, काम पे जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो बहुत टफ लाइफ हुआ करती थी ये,
ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपका चैप्टर था जिसमें बिरसा मुंडा की बात। अच्छा, कोल माइंस जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 1940s के 1920s के अंदर मोस्टली 50% जो ट्राइबल लोग हुआ करते थे, आदिवासी लोग, वही कोयले की खदानों के अंदर काम किया करते थे। ठीक है। तो याद रखना रानीगंज और झरिया जगह जो है थोड़ी इंपॉर्टेंट है कोल माइंस वाले एरिया के लिए। यही पूरा आपका चैप्टर था जिसके अंदर ट्राइबल लोगों की बात करी गई थी। ये बिरसा मुंडा की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टैम्प भी निकाली हुई है, स्टैम्प। ठीक है। सो एक बार इस चैप्टर को रीड जरूर करना एनसीईआरटी से अपनी किताब से, एंड इसके बाद अगले चैप्टर में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद एवरीवन।